हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एंड दैट इज़ अर्निंग पर शेयर। इसको हम लेके चलेंगे और ये आपस में सारे आपके इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसमें से वो सवाल पूछ रहा होता है। लाइक आप कह सकते हैं IAS 33 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस IAS 8। ये वो तीन टॉपिक्स हैं जिनको कंबाइन करके क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में क्वेश्चंस आ भी रहे होते हैं जैसे एक सवाल आपके पास पड़ा होगा पास्ट पेपर्स का, डैट इज़ डेफोडिल्स। डेफोडिल्स जो है वो इक्विटी, EPS और IAS 8 का एक मिक्स क्वेश्चन है जो पेपर में हमें आ रहा होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में हमेशा हमें आने ही आने हैं, आप उन्हें कभी भी चॉइस पे छोड़ नहीं सकते। उसमें से EPS जो है वो हमारा वन ऑफ द क्वेश्चन है। स्प्रिंग 2022 से लेके अभी तक हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है। कहीं 8 नंबर का पूछ रहा है, कहीं 10 नंबर का पूछ रहा है और कहीं पे 17 मार्क्स का पूछ रहा है। तो इस अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 17 मार्क्स का क्वेश्चन जो है EPS में से आया हुआ है और इसका टेस्टिंग लेवल भी चूँकि 2 है तो 20 नंबर तक का सवाल इस एरिया में से एक्सपेक्टेड होता है। अब EPS चूँकि हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा है, उसी से कनेक्टेड टॉपिक है और सारी शेयर्स की बातें हमने वहाँ पे की थी। वो चीज़ें हमने सारी क्या करनी है, यहाँ पे लेके चलनी है। अब इसका नाम जो है डैट इज़ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है एनीवन? एक शेयर के ऊपर कितनी कमाई कर रहे हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पर डिटरमिन करना है कि पर शेयर हम कितना कमा रहे हैं वो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिन करना है, वो हमने यहाँ पे बताना है। बेसिकली EPS चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस में आता है जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहाँ पे आप जाके पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस। EPS भी आपकी एक रेशियो एनालिसिस ही है, बट दिस इज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। हम किसके लिए बना रहे होते हैं? इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे होते हैं। एक बंदा है वो आ जाता है, कहता है कि मैंने कंपनी में आपके इन्वेस्ट करना है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? अगर मैं आपका शेयर ले भी लूं तो मुझे पर शेयर कितना कमा के देंगे या आपकी पर शेयर अर्निंग है क्या, उससे क्या करना होता है, इन्होंने जज करना होता है। एक कंपनी कहती है मेरा प्रॉफिट जो है 10 लाख रुपए का है, दूसरी कंपनी कहती है मेरा प्रॉफिट 30 लाख रुपए का है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट को बेस करते हुए कभी भी उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अनलेस आपको पता हो कि वो पर शेयर कितना कमा के दे रहे हैं। बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट किस में जानी होती है? शेयर्स की फॉर्म में। आपको रिटर्न किस पे मिलना होता है? शेयर्स में मिल रहा होता है। तो हमने क्या करना है, हमने पर शेयर देखना है वो हमें कितना कमा के दे रहे हैं। आसान चैप्टर है ये वाला। इसमें सिर्फ मैंने आपको एक टेबल समझाना है और वो फॉर्मेट अगर आपको समझ आ जाता है, उस टेबल को समझ लें और उसमें जो भी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे आपका क्वेश्चन 100% हो जाता है। इवन डाइल्यूटेड EPS की बात करें वो भी हो जाता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ज़रा कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने शेयर्स इश्यूज़ की अकाउंटिंग की थी। हम पढ़ के आए थे कि शेयर इशूड फेस वैल्यू होते हैं, प्रीमियम है, राइट इशू है और बोनस इशू है। और हमने इनकी जर्नल एंट्रीज भी पढ़ी थी कि जब हम फेस वैल्यू शेयर इशू कर रहे होते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होती है? बैंक जो है वो हमारा क्या होता है? डेबिट होता है और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हमने एंट्री पढ़ी थी। फिर प्रीमियम की हमने एंट्री पढ़ी थी, क्या थी कि बैंक जो है वो हमारा डेबिट होता है, शेयर कैपिटल हमारा हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है और रिमेनिंग अमाउंट हमारी कहाँ पे जाती है? शेयर प्रीमियम पे जाती है। फिर राइट इशू की और प्रीमियम की एंट्री हमने देखा था, ये तकरीबन क्या है? सेम ही होती है। बिकॉज हम राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे होते हैं बट मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे दे रहे होते हैं। और आखिरी हमारे पास क्या आती है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की भी हमने क्या की थी, एंट्री जो है वो डिस्कस की थी कि अगर हमने वैसे बोनस इशू की है तो शेयर प्रीमियम से, अगर डिविडेंड के तौर पे दिया है तो रिटेन्ड अर्निंग हमारा डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये सारा कुछ जो है हम वहाँ पे तफसीलन डिस्कस करके आए हैं, तफसीलन पढ़ के आए थे। हमने देखा
एग्जाम्पल सॉल्व की और हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो भी हमने क्या की थी, बनाना सीखी है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट वहाँ पे कर कर आके आए हैं। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि डिविडेंड जो है वो भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक फाइनल डिविडेंड है और दूसरा होता है इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट ईयर पे होता है और इंटरम डिविडेंड हमेशा फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर होता है। हम ये पढ़ के आए थे कि फाइनल डिविडेंड हमेशा कब जाता है, नेक्स्ट ईयर जाता है, और ये ड्यूरिंग द ईयर जो है इसे हम लेके चल रहे होते हैं। और डिविडेंड कैलकुलेट करने का हमने तरीका भी देखा था कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल होगा, हम शेयर कैपिटल के ऊपर परसेंटेज लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। फिर हमने साथ डिविडेंड का एक अकाउंट भी बनाया था, अगर आपको याद हो डिविडेंड का हमने अकाउंट भी बनाया था। क्या था वो कि रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड जो है वो हमारी पैरेलल चल रही होती हैं। एक आपको अकाउंट आता था रिटेन्ड अर्निंग का, जिसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता था, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका वो इसमें आता है, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफ़र करते हैं वो इसमें आता है। फिर डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो इसमें आता है। फिर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व्स आप कर रहे होते हैं, और बोनस वगैरह भी आप इसी में से इशू कर रहे होते हैं, और ये आपके पास क्या आ जाता था, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। फिर इसके साथ ही हम क्या अकाउंट बनाते थे, डिविडेंड पेएबल का। इसमें आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेट इज़ ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग पेएबल होगा, जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आता है कि जी इतना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है हमारा, और फिर जो पेड होता है, जो हमने एक्चुअल पे किया है फॉर द ईयर, वो हम यहाँ से निकाल रहे होते हैं। और इसकी एंट्री क्या होती है हम देख के आ चुके हुए हैं। डिविडेंड पेएबल जो है डेबिट होता है, और कैश या बैंक जो है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये सारा कुछ जो है हमने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि डिविडेंड की आगे दो टाइप्स भी होती हैं, एक क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड होता है। क्या फ़र्क है दोनों में? फिर हमारे पास शेयर्स की क्या टाइप भी थी, एक हमारे पास थे ऑर्डनरी शेयर्स और दूसरे कौन से थे, प्रेफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट होते हैं, उनके पास क्या होती है, वोटिंग पावर होती है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स की हमने टाइप भी पढ़ी थी, कौन सी टाइप्स होती हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं, होते क्या हैं, मतलब क्या रिडीमेबल का, जो वापस करने होते हैं, कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इशू शेयर किए हैं, उस टाइम के बाद क्या करेंगे, शेयर होल्डर हमें वापस करेंगे और हम उन्हें क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। वो जो रिडेम्पशन की अमाउंट है कहाँ से पे होती है, वो जो शेयर रिडीम होंगे उसकी अमाउंट कहाँ से पे होगी, बताएं ज़रा, कहाँ से, सोच के बताएं। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स की अमाउंट कहाँ से पे होती है, पेमेंट करनी है ना कल को, कहाँ से पे करनी है, शेयर प्रीमियम में लिखवाया भी था आपको कि जब आप फ्यूचर में रिडीम कर रहे होंगे पेमेंट कहाँ से निकालनी है आपने, प्रीमियम से। शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस करते हैं हम, हम्म, हम्म, और बोनस, सही है। रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं, नाम को बस अपने मतलब एक्सप्लेन कर दिया, प्रॉपर बताएं क्या होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। हाँ भाई,
रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? बचा के रखे होते हैं। वाह वाह, क्या होते हैं रेवेन्यू रिजर्व? डिस्ट्रीब्यूटेबल। क्या मतलब है इसका? मतलब कि उसमें से जो डिविडेंड या फिर किसी और सूरत में शेयर होल्डर्स को पे ऑफ करना है तो उनमें से कर सकते हैं। उनमें से कर सकते हैं। टाइप्स क्या होती हैं रेवेन्यू रिजर्व्स की? रेवेन्यू रिजर्व्स में कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं? और जनरल रिजर्व्स आ रहे होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स कौन से होते हैं बताएं? नहीं। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं। अब बताएं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स क्या होते हैं? अच्छा, ये सही था। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं बताएं? सरप्लस। इसमें एक लाइन आप मिस कर रहे हैं कि ये कभी भी इसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स को कभी भी इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। सही हो गया, इसका मतलब सारा कुछ आता ही है। अभी भी नहीं आएगा तो कब आएगा? अच्छा जी, ईपीएस की हम बात करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड जो है डेट इज IAS 33। और इससे अच्छा सब्र है मार्कर से बंदा यूज़ ही ना करे। हमारे दो दो कैंपस है बट हमें मार्कर नहीं मिलता। चेक कर रहे हैं आप? IAS 33 दो चीज़ें हैं जो हमने इसमें लेके चलनी है और ये पूरा स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस का पार्ट है। लाइक हम कुछ स्टैंडर्ड्स हैं पढ़ रहे हैं, उनकी जाके एडवांस हम आगे पढ़ रहे होते हैं। जैसे 16 पढ़ेंगे, आगे जाके जो उसमें डीकमीशनिंग लाइबिलिटी वगैरह आती है वो आप FR 2 में पढ़ रहे होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स आप FR 2 में पढ़ेंगे, उनकी जो एडवांस चीज़ें होंगी आप AFR में पढ़ लेंगे अगर पहुँच गए तो। कंसोलिडेशन, ग्रुप कंसोलिडेशन वगैरह कहाँ पढ़ेंगे? AFR में अगर पहुँच गए तो। अभी तो ग्रुप 2 में नहीं जा पा रहे, R2 में। तो ये एक वाहिद स्टैंडर्ड है जो आपने कंप्लीट कहाँ पर डिस्कस करना है, FR 1 के लेवल पे डिस्कस करना है। तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। एक हमने देखना है बेसिक EPS क्या होती है और दूसरा हमने देखना है डाइल्यूटेड EPS क्या होती है। अब EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि हम पर शेयर कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितना कमा रही है, वो हमने देखना है। बेसिकली हम EPS कैलकुलेट करते हैं किनके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप आएँ, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको ये बेनिफिट मिल रहा होगा। देखिए ना, आपको एक बिज़नेस में इनवाइट कर रहा है कि आप आएँ हमारे बिज़नेस में पैसे लगाएं, हम आपको इतने % प्रॉफिट देंगे। तो वो प्रॉफिट की परसेंटेजेस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप जेब में लाख रुपया लेके निकलते हैं, नहीं मेरे पास लाख रुपया है, किस कंपनी में लगाऊं? कंपनी ये कहती है मेरा प्रॉफिट जो है वो 15 मिलियन है। कंपनी बी जो है वो कहती है मेरा प्रॉफिट जो है वो 19 मिलियन है। आप तो लेके निकले पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी ये कह रही है मेरा प्रॉफिट कितना है? 15 मिलियन। कंपनी बी कह रही है मेरा प्रॉफिट कितना है? 19 मिलियन। आप किस कंपनी पैसे लगाएंगे? आपके साथ सिर्फ दो चीज़ें ही हैं, प्रॉफिट्स ही हैं। किस कंपनी में लगाएंगे पैसा? बी में। अब अगर सिर्फ प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर वो आपको इनवाइट करें तो जस्टिफाइड होगा? नहीं। हम थोड़ा सा अगर हम उनसे पूछते हैं ये जो प्रॉफिट कमाया है पर शेयर तो आओ कितने है? ये कंपनी ये कहती है जी हमने शेयर इशू किए हुए थे मार्केट में 5 मिलियन। कंपनी बी कहती है हमारे मार्केट में शेयर इशू थे 9 मिलियन। अब ज़रा बताओ पर शेयर ए का कितना आया है और बी का कितना आया है? इसका कितना आया? 3 रुपये पर शेयर आ रहे हैं और बी का है 2.1।
अब आपको लगता है पता कि ये पर शेयर 2 रुपये कमा रही है, ये पर शेयर 3 रुपये कमा के दे रही है। अब आपने फैसला करना हो तो क्या डिसीजन चेंज नहीं हो जाएगा? क्या अभी भी बी में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज अब आपको पता है कि मैंने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैं जितने शेयर लूँगा मुझे पर शेयर कितने पैसे मिलने हैं? 3 रुपये। आप उसकी क्या देख रहे हैं? आप उसकी अर्निंग कैपेसिटी देख रहे हैं कि कितने की है और कितनी नहीं है। बेसिकली चैप्टर हम सारा किसके लिए पढ़ेंगे? पब्लिक कंपनीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह नहीं होती। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? पब्लिक कंपनीज़ जिसके शेयर्स वगैरह जो हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, उनके बारे में देखना है कि उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी होती है और कैसे लिखनी होती है और कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है। ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखना होता है। ये चैप्टर का डिटेल चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है और इसका डिस्क्लोजर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें शायद पता नहीं है कि इसका डिस्क्लोजर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। अभी रिसेंट क्वेश्चन जो आया उसमें डिस्क्लोजर ही इसका बनाना था आपने। तो इसको शुरू करते हैं अर्निंग पर शेयर को। अर्निंग पर शेयर चूँकि इसका नाम है, हम नाम से ही इसको निकालेंगे कि इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको देखेंगे कि ईपीएस कहते कैसे हैं। पहले हम बेसिक ईपीएस डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक के बाद हम कहाँ मूव कर जाएंगे, हम डाइल्यूटिव ईपीएस के ऊपर क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो नाम है इसका अर्निंग पर शेयर। अभी हम ईपीएस की बात करें तो बेसिक ईपीएस की सारी बात कर रहे हैं। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइड करते हैं आप इसको वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाती है? आपके पास ईपीएस जो है वो आ रही होती है। इसमें से रिमेंबर याद रखिएगा, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको पता है कि आपकी प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं सबसे पहले। इसमें हमारे पास क्या आती हैं? सेल्स आती हैं। उसमें से हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है लेस करवाते हैं। तो क्या आता है? क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से हम क्या करते हैं? अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाते हैं। आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप लेस करवाते हैं फाइनेंस कॉस्ट, और इस फाइनेंस कॉस्ट में रिमेंबर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ऐसे ही है। फिर आपके पास आता है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या होता है? आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। फिर आप इसके ऊपर टैक्स रेट लगाते हैं, आपके पास क्या आ जाता है? टैक्स आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहला रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसा ही होता है ना। अब कहानी हमने यहाँ से आगे चलानी है। इस प्रॉफिट्स में क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हैं। देखें, ये जो प्रॉफिट की सारी एडजस्टमेंट है ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये हमने जाके IAS 8 में देखनी है कि प्रॉफिट में भी चेंजेस वगैरह हमें पता चल सकती हैं। जब हम साल में कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें प्रॉफिट गिवन कर देता है और हमें बाद में बताता है कि जी मैं फाइनेंस कॉस्ट जो है लेस करना भूल गया। मतलब वो हमें बाद में बता देता है कि जो मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से उनका डिविडेंड जो है वो मैंने लेस ही नहीं करवाया, वो यहाँ पे लेस होना चाहिए था। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन 10% थी, मैंने 12 पे रिकॉर्ड कर दी है। किसी एसेट को मैंने डेप्रिशिएट ही नहीं किया, कोई डिस्पोजल ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट में ईपीएस का सवाल करते हुए प्रॉफिट की रीस्टेटमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रॉफिट की रीस्टेटमेंट हो सकती है। अभी तक आप लोगों के पास पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर हमने प्रॉफिट को पहले रीएडजस्ट किया हो और बाद में ईपीएस निकाली हो। जितने भी पास पेपर्स हैं आपकी बुक किताब में,
उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें प्रॉफिट को आपने प्रॉपरली रीएडजस्ट किया हो और आपने ईपीएस निकाली हो। बट एक सवाल होगा जो R2 का करवाऊंगा आपको, वो डैफोडिल्स के नाम से है। उसमें हम प्रॉपर कर रहे हैं, हम पहले प्रॉपर क्या करते हैं, प्रॉफिट को रीस्टेट करते हैं, फिर ईपीएस निकालते हैं और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी निकाल रहे होते हैं। वो एग्जाम लेवल क्वेश्चन 20 नंबर का एक्सपेक्टेड है। बट ये सारे रीस्टेटमेंट किसका पार्ट है, IES 8 का। ये किसका पार्ट है, IES 8 का। हम ईपीएस कैलकुलेट करते हुए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट द थिंग इज दैट क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इसमें प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट हो सकती हैं। अगर वो एडजस्टमेंट्स होंगी तो हमने करनी है, और ये चांसेस हैं। इस दफ़ा ईपीएस का सवाल आया 17 नंबर का था, इक्विटी का सवाल आया उसमें IES 8 मिक्स था। अब चांसेस यही हैं कि शायद वो आपको इस अटैम्प्ट में EPS और IES 8 मिक्स करके दे दे, फिर वो प्रॉफिट में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी जैसे लास्ट अटैम्प्ट में उसने की है। कोई गवर्नमेंट ग्रांट की एडजस्टमेंट नहीं करवाएगा, कोई सरप्लस की एडजस्टमेंट नहीं करवाई होगी, तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट वो करवा सकता है। तो ये सारी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हम कहाँ पढ़ेंगे, जाके IES 8 में, बिकॉज ये बना होगा इसमें से कुछ भी वो एडजस्ट करवा सकता है। ये डेप्रीशिएट नहीं किया, फाइनेंस कॉस्ट लेस नहीं की, और मोस्ट प्रोबेबली पंगा वो यहाँ पे डालता होता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो आपने लेस ही नहीं करवाया था। तो ये सारा कुछ क्या कर रहा होता है, वो बता रहा होता है। इसको हम सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास फाइनल लेवल के CFAP के, वो मैं आपसे एक आधा करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं ना, ये आता है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से मैंने लेस करवाना है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करवाना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो मेरे पास जवाब आएगा इसे हम कहते हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 10,000 रुपया और आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया 2,000 रुपया। अब जो रिमेनिंग बचा है वो कितना है, 8,000 रुपया। इसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि ये वो हमारी कमाई है जिस पे किसका हक है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का हक है। बिकॉज हमने प्रॉफिट में से जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड था उसको क्या करवा दिया है, लेस करवा दी है। क्या करवा दी है, लेस करवा दी है। तो लेस करवाने के बाद जो पैसे बच गए हैं इसे हम क्या कहते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। MCQs आता है ये वाला अक्सर आपको कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का मतलब क्या है। तो मतलब क्या है, आप इसको तर्जमा कर लें तो क्या बनता है कि ये हमारी कमाई का वो हिस्सा है जिस पे किसका हक है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। ये सारा हक किसका है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। बिकॉज प्रेफरेंस हमने क्या कर दिया हुआ है, इसमें से लेस करवा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड कब लेस करवाएंगे, अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जब वो डिक्लेयर होंगे तब ही लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा लेस होंगे। मतलब इसमें अगर हम बात करें, जो मेरे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कब लेस करवाएंगे, इफ डिक्लेयर्ड। ठीक है, जब डिक्लेयर किया जाएगा तब ही लेस करवाएंगे, अगर डिक्लेयर नहीं किया गया फिर हम कभी भी लेस नहीं करवाएंगे। और जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हम क्या करवाएंगे, वो हम हमेशा लेस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हमेशा लेस करवाएंगे। अगर पेपर में कहीं पे भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ आ गया, हम उसे क्या करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे। डन। तो अब इस सारी बात हमने किसकी की है, न्यूमरेटर की। अगर आप इक्वेशन देखें लिखी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। हम सिर्फ इसका जिक्र किया है कि अर्निंग क्या होती है क्या नहीं होती, सारा कुछ हमने इसको देखा। और अभी प्रेफरेंस शेयर्स की ही बात कर रहे हैं कि मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और मेरे पास क्या होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और उसमें से क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। इसमें थर्ड टाइप आती है वो है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
वो हम जाके डाइल्यूटेड ईपीएस में पढ़ेंगे कि कन्वर्टेबल भी क्या होते हैं, कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को आप किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप ऑर्डिनरी शेयर्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये सारा हिस्सा हमने कहाँ पढ़ना है, डाइल्यूटिव ईपीएस में पढ़ना है। अभी जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ज़रा इनको पढ़ के बताएं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो आपको ऐसा फेस हो। हमने इनकी बहुत तफसील में डिस्कस की हुई है, ज़रा पढ़ के बताएं। हाँ भाई, क्लियर है ये? तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की हुई हैं, तफसीलन डिस्कस की हुई हैं कि रिडीमेबल शेयर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती हैं, जो इररिडीमेबल हैं इक्विटी का पार्ट बनते हैं, फिर उनके अगर टाइप्स हमने डिस्कस की हुई हैं। अब हमने आगे चलना है ईपीएस कैलकुलेट करने। अब जब हम ईपीएस की बात करेंगे तो इसमें हमने देखना क्या है, बेसिक ईपीएस में, और बेसिक ईपीएस में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारी अर्निंग्स आती हैं और दूसरा हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स में चेंजेस आती हैं। अर्निंग्स की चेंजेस वगैरह जो हैं वो हमने IAS 8 में जाकर देखने। जैसे आपके सामने एक बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें कोई भी एरर होगा वो हम IAS 8 में जाकर देखेंगे कैसे उसको हमने एडजस्ट करना होता है। कोई भी रीस्टेटमेंट होगी वो हम वहाँ पे सीख लेंगे, बट न्यूमरेटर में चेंजेस वगैरह होती हैं। इस चैप्टर में और इस स्टैंडर्ड में जो बेसिक हमारा फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर, कि नंबर ऑफ़ शेयर्स में चेंजेस किस तरह से आएंगी, कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है उसको देखना है। बिकॉज हमने देखा है कि हम शेयर इशू करते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर भी, हम राइट इशू भी करते हैं, हम बोनस इशू भी कर रहे होते हैं, तो वो कैसे होंगे उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सीखना है कि क्या है और किस तरह से है। तो हम इसको लेकर चलते हैं। अर्निंग्स के बारे में एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, अर्निंग्स में जब भी हम बात करेंगे, जो हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पेपर में इस दफ़ा आ सकता है कि हमारे पास अर्निंग्स जब भी होंगी, एक हमने लेनी है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और दूसरी हमारे पास आ सकती है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हमें लॉस भी आ सकता है, जैसे ऑटम 23 का सवाल जो है ईपीएस का, वो लॉस से स्टार्ट हुआ है, डैट इज़ लॉस पर शेयर। तो लॉस पर शेयर भी हम निकाल सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी होते हैं और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी होते हैं। डिस जो है हमारे हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये बिज़नेस हमारा चल रहा है, उसकी अर्निंग्स हैं, उससे हमने क्या करना है, ईपीएस निकालना है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं कि अगर हमने कोई प्लांट बंद कर दिया है, कोई काम बंद कर दिया है, उसकी जो हमें आखिरी अर्निंग आई होती है उसको भी हमने क्या करना होता है, सेपरेटली निकालना होता है। अच्छा, ये सेपरेटली निकालने होते हैं। जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं इसका ईपीएस हम सेपरेटली बताते हैं, कभी भी हम इसको कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के साथ नहीं लिख रहे होते। ये हमेशा क्या होता है, जो अर्निंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है हम उसे क्या करते हैं, हमेशा
सेपरेटली लिख रहे होते हैं, हम उसको हमेशा सेपरेटली डील कर रहे होते हैं। और वो फेस पे डील नहीं होती, उसको हम हमेशा डिस्क्लोज करते हैं। वो क्या करते हैं, हमेशा डिस्क्लोज करते हैं, मतलब वन लाइन लिख देते हैं। जाके हम पढ़ेंगे डिस्क्लोजर नोट में कि ये वन लाइनर है कि जी दिस इज़ बेसिक लॉस पर शेयर या बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हम लिख देते होते हैं। बाकी अर्निंग्स को हम एडजस्ट करते हैं और उसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह होगा, अगर कम्युलेटिव है तो हमेशा लेस होगा, अगर नॉन कम्युलेटिव है तो जब डिक्लेयर होगा तब हम लेस करवा रहे होंगे। कहानी चलती है हमारे पास आगे जाके नंबर ऑफ शेयर्स की, कि नंबर ऑफ शेयर्स में जो चेंजेस आ रही हैं वो हमने यहाँ पे डील करनी है। तो देखिए, एक कंपनी है, अगर उसने अपनी लाइफ में शेयर्स इशू कर दी हैं तो क्या थ्रू आउट द लाइफ उसके नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे? चेंज होते रहते हैं ना। मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए हैं, अब पूरी ज़िंदगी वो लाख शेयर ही रखेगी? वो क्या कर सकती है, न्यू शेयर्स दे सकती है, राइट इशू कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स में ओवर द लाइफ क्या होती है, चेंजेस हो रही होती है, इशू हो रहे होते हैं, रिडीम हो रहे होते हैं। अब रिडेम्पशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जाके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इशुएंस ऑफ शेयर्स हमारी होती है। अब वो इशुएंस ऑफ शेयर जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर डील करना है। तो अब जो शेयर्स में चेंजेस आ रही होंगी उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है। ये जो शेयर्स में चेंज आ रहा होगा इनको हमने 3 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है और हमने लेके चलना है। एक वो है जो होगी हमारी विद कंसिडरेशन, मतलब हम पैसे लेके शेयर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, और ये हम लेते हैं एट मार्केट वैल्यू, मतलब जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर। दूसरा होगा हमारे पास विदाउट कंसिडरेशन, कि हमने कोई पैसा नहीं लिया बट हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो गया। इसमें 3 चीज़ें हमने देखनी है। एक होगा मेरे पास बोनस शेयर्स, दूसरा होगा मेरे पास शेयर स्प्लिट, और तीसरा होगा मेरे पास शेयर कंसोलिडेशन। और तीसरा इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे राइट इश्यूज। क्या डिस्कस कर रहे होंगे, राइट इशू, कि ये जो शेयर्स में चेंजेस आ रही हैं, जो शेयर्स में तब्दीली आ रही है, इनको हमने 3 जगह पे क्या किया है, तकसीम कर दी है। नंबर 1, इशू एट फुल मार्केट प्राइस, कि ये मार्केट में शेयर 20 रुपये का, हमने क्या कर दी है, 20 रुपये का दे दी है। अब पता नहीं बैंक में 20 रुपये आए हैं, इक्विटी बढ़ी है हमारी, हमारे नेट एसेट्स बढ़े हैं और हमारा शेयर कैपिटल भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ये है हमारे पास फुल मार्केट प्राइस पे। दूसरा है फ्री में, कोई कंसिडरेशन नहीं मिली, कोई पैसा नहीं आया, बैंक में 1 रुपया भी नहीं आया, बैंक में एक अमाउंट भी नहीं आई, लेकिन हमने क्या किया है, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, ये सारा कुछ जो है इसमें आ रहा होता है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, इसमें राइट इश्यूज आ रहे होते हैं, ये हमने देखने। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस आउट करनी है। अब इनको वन बाय वन लेते चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास EPS कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे कैलकुलेट नहीं होता। तो मैं आपको ग्रेजुअली जो है करवाता हूँ। हम शॉर्ट वर्किंग्स करते हैं, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स पे मूव करेंगे। ये मिटा दूँ? एग्जाम्पल लेते हैं बेसिक सी। एक कंपनी ए है हमारे पास, हैव 1 मिलियन शेयर्स in issue at 1st January. Profit after tax is 4 million.
कैलकुलेट ईपीएस एट 31 दिसंबर। सब बताएंगे वैसे ही क्या ईपीएस आनी चाहिए इसकी। क्या आएगी ईपीएस 4। कैसे? फॉर्मूला हमने पढ़ा है ईपीएस का कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है हमने नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो देखिए जी, कहते हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ हमें चाहिए, वो है नंबर ऑफ शेयर्स। हमें शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, हमें तादाद चाहिए। तो हमने निकालना है ईयर एंड के ऊपर। तो देखिए पूरा साल हमने पैसा कमाया, हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 4 मिलियन, और पूरे साल के प्रॉफिट 4 मिलियन है, और साल के शुरू में कितने शेयर थे 1 मिलियन, एंड पे भी कितने रहे हैं 1 मिलियन। तो पर शेयर कितनी अर्निंग हुई है हमारी 4 रुपये हुई है। तो ये मेरी ईपीएस कहला रही होगी। क्लियर है? ये क्लियर है? आगे चलते हैं। कंपनी बी हैव 1.5 मिलियन shares at 1st January 20. Profit after tax is 3.2 million. Calculate EPS at 31 दिसंबर। बताएं हाँ क्या आएगी EPS? क्या आएगी? कैसे निकाली है? अर्निंग कितनी थी 3.2 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1.5 मिलियन। क्या जवाब आया था 2.1 रुपीज़ जो है डेट इज़ पर शेयर इसकी ईपीएस आ रही है। ऐसे ही है। चलें, कंपनी सी हैव 2 million shares on 1st January 24, issued 4 lakh shares at market value on 1st June 24. Profit after tax is 8 million. ईपीएस बताएं एट 31 दिसंबर 24 कितनी होगी। निकालें हैं ज़रा, मुझे बताएं क्या आपकी ईपीएस आएगी ज़रा। एवरीवन, सब ने निकालना है और मैंने सबसे पूछना है। कितनी है ये? हाँ 2 मिलियन शेयर्स हैं। कितनी ईपीएस है ये? 3 कितनी है ये आपकी? कैसे डिवाइड करना है? क्या हो गया? प्रॉफिट को डिवाइड करना है, 2 मिलियन को डिवाइड नहीं करना, 8 मिलियन को डिवाइड करना है। ज़ीरो प्रॉपर लगाएं। क्यों? कितनी आई आपकी? 3.33। 3 लोग 3 अलग जवाब। 3.63 कितनी आई है? 3.63 कितनी आई है? 3.63 5 आया, कुछ नहीं आने दे। हाँ भाई कितनी आई है? 3.63। कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं ज़िंदगी में। क्या ये ईपीएस बताओ? वो तो अच्छा तो वो है। कितनी है ये ईपीएस? क्यों? कितनी है ये ईपीएस? आप कितनी है ये? कितनी है ये ईपीएस आपकी भाईजान? 3.3, 3.63, 3.58। ओह, हमारी क्लास में अवाम के जवाब भी नहीं मिलते। कैसी कौम है, हजूम है ना। फिर
हजूम के आपस में जवाब बात नहीं मिलते। अच्छा जी, आप लोगों ने पे कैसे निकाली है? आपके पास 8 मिलियन शेयर्स थे, सॉरी 8 मिलियन प्रॉफिट था, शेयर्स कितने हुए? 24 लाख। डिवाइड किया, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया बताएं ज़रा। 8 मिलियन को डिवाइड किया 24 लाख में, क्या आंसर आया? 3 अगर आप ऐसे करेंगे गलत है ये। क्या है ये? गलत। टॉपिक का नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर। आपने पर शेयर बताना है अर्निंग क्या है। आप देखें, ये है आपके पास एक प्रॉपर टाइमलाइन, डैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2024 और ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ये फॉर द ईयर है। जो प्रॉफिट निकाला है ये फॉर द ईयर है ना, मतलब हमने यहाँ से शुरू किया था, पूरे साल की जो सेल्स की, जो परचेजेस की, यहाँ पे जाके हमने ब्रेक लगाई और मैंने कहा जी मेरा प्रॉफिट कितना आया है? 8 मिलियन आया है। ऐसे ही कहा है, ये प्रॉफिट क्या है? 8 मिलियन। अब शेयर्स की बात करें तो शेयर्स हमारे पास 24 लाख के हैं। क्या 24 लाख के 24 लाख पूरा साल अवेलेबल थे? नहीं। देखिए हमारे पास साल के शुरू में कितने शेयर थे? 2 मिलियन। और 2 मिलियन शेयर ही मेरे पास क्या रहे हैं? एंड तक तो अवेलेबल रहे हैं। ये मुझे समझ आती है कि यार ये 2 मिलियन शेयर्स जो हैं पूरा साल मेरे पास अवेलेबल थे। लेकिन जो यहाँ पे 4 लाख शेयर इशू हुए हैं बीच में जाके, वो तो यहाँ पे इशू हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? जून में। तो जून से लेके कब तक रहने चाहिए ये? एंड तक। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? ये मेरे पास तो 7 महीने रह गए हैं। तो मैं ये वाले शेयर्स जो मेरे पास सिर्फ 7 महीने रहे हैं, क्या इज इट जस्टिफाइड कि इन शेयर्स के ऊपर उन महीने का प्रॉफिट भी दिया जाए जब ये शेयर है ही नहीं थे? क्या जस्टिफाइड है? ये तो जून से पहले अवेलेबल ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो क्या जो जून से पहले वाला प्रॉफिट है वो इस पर डिवाइड करना बनता है? नहीं बनता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारे पास शेयर्स इशू हों तो हमें उन्हें टाइम प्रपोर्शनेट करना होता है। जो जितना अरसा हमारे पास शेयर रहेगा हम उसका क्या करेंगे? वेटेड नंबर निकालेंगे। अब ये 2 मिलियन शेयर्स मेरे पास कितने महीने रहे हैं? 12 महीने। तो इसको हम 12/12 कर देंगे। ये 4 लाख शेयर्स कितने अरसे रहे हैं? 7 महीने। तो इसको 7/12 करें, क्या आता है जवाब? मतलब 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/12 क्या आता है? कितना? 2,22,333। ये आ रहा है, ये आ रहे हैं नंबर शेयर्स। अब आप टोटल कर लें, 2 मिलियन शेयर पूरे साल रहे हैं, जो 4 लाख हैं उनको टाइम प्रपोर्शनेट करते हैं तो कितने बनते हैं? ये 2.33 मिलियन। अब आप ईपीएस निकालें, डैट इज 8 मिलियन प्रॉफिट था, डिवाइड करेंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 233, क्या था जवाब? 3.58। अब बताएं किस किस का 3.58 आया था? 1 2, बस। बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ, सब्र तो करो। आपका आंसर क्या आया था? 3 क्यों? गलती कहाँ पे की? अच्छा, तेरे का आंसर आया था 6/12 लगाया, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसे हमने क्या करना है, लेके चलना है और हम ये सारी वर्किंग बनाएंगे इन टेबल्स में। सवाल देखते हैं, हम पहले शॉर्ट एग्जांपल्स करेंगे फिर हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन से मूव करेंगे। एग्जांपल पढ़ते हैं। कहता है जी संडे लिमिटेड हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। संडे लिमिटेड है, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। ऑन 1 जनवरी 20x3
देयर वर 9 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स इशू थे। कितने शेयर से इशू? 9 लाख शेयर, 9 मिलियन शेयर जो हैं इसके इशू थे। ऑन 1 में SL issued 1.2 मिलियन न्यू शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। क्या किए हैं उसने? 1.2 मिलियन शेयर्स जो है वो मज़ीद इशू कर दिए हैं। ऑन 1 अक्टूबर SL issued a further 1.8 मिलियन शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। अक्टूबर में उसने मज़ीद क्या किए हैं? 18 लाख शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। टोटल अर्निंग कितनी 2013 की? 36.9 मिलियन थी। हमने क्या करनी है? बेसिक EPS निकालनी है। ठीक है, अब बेसिक EPS निकालने के लिए ना ये स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें निकालना पड़ता है कि साल के शुरू में हमारे पास कितने शेयर्स है। ठीक है, ओपनिंग शेयर्स। फिर जब फर्स्ट कैपिटल चेंज होगा, जब हमारा फर्स्ट कैपिटल चेंज होगा, हमें उस वक़्त तक का नंबर ऑफ़ मंथ्स जो है वो क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। मतलब जब हम नंबर ऑफ़ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे वो एक चेंज से लेके दूसरे चेंज तक क्या करेंगे? कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। अब कैसे करना है हम इसको सीखते हैं इस फॉर्मेट से। सवाल पढ़ेंगे, आपने सवाल पढ़ना और आपके माइंड में ये फॉर्मेट बनना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट कितना गिवन है? 36.9 मिलियन। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमें पता है कि हमने यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 36.9 मिलियन जो है वो हमारा प्रॉफिट आ गया। डन। अब कहानी सारी किस में है? शेयर्स में है। कहानी किसकी है? शेयर्स की है। अब हम शेयर्स की वर्किंग शुरू करेंगे। देखिए, सवाल पढ़ते जाएं, जो डाटा समझ आ रहा है सिर्फ वो लिखें। 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे? 9 मिलियन। अब ये वर्किंग बनाई है आपने, लिख दिया जी 1 जनवरी को आपके पास ओपनिंग शेयर से कितने थे? 9 मिलियन। अच्छा, आपका टेबल यही बनेगा, बेसिक टेबल। डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ़ शेयर्स। अगला कॉलम बनाएंगे आप एक्यूमुलेटेड शेयर्स का, फिर टाइम फैक्टर का, और एंड पे आएगा वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स का। जो आप पहला लिखेंगे ना 9 मिलियन, यही कहाँ पे आ जाएगा आपका? आगे भी आ जाएगा। 9 मिलियन ही क्या है? आपके एक्यूमुलेटेड शेयर्स हैं। लिख लिया। अब वापस चलते हैं। 1 मई को उसने 12 लाख न्यू शेयर्स इशू किए हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया 1 मई, हमने क्या किए हैं? न्यू शेयर्स इशू किए हैं। कितने हैं ये? 12 लाख है। अब ये है अगला कॉलम एक्यूमुलेटेड, उसमें आपने जमा करके लिखना है। तो 9 मिलियन प्लस 12 लाख कितना बनता है? 10.2 मिलियन। आप यहाँ पर लिख देंगे जी 10.2 मिलियन। ये आपके पास आ गए हैं एक्यूमुलेटेड शेयर्स। डन। वापस जाए, थर्ड शेयर का इशू हुए हैं 1 अक्टूबर को। कितने? 18 लाख। तो यहाँ पे लिख लें 1 अक्टूबर हमारे पास न्यू शेयर्स आए हैं कितने? 18 लाख। अब एक्यूमुलेट कर लें। कैसे? इन दोनों को जमा करके, मतलब लास्ट ईयर के एक्यूमुलेटेड और ये जमा करें। लास्ट मंथ कितने बने टोटल? 12 मिलियन। तो आपके पास आगे 12 मिलियन शेयर्स। डन। अब यहाँ तक डाटा फिल कर लेते हैं। गलती कहाँ पे होती है? टाइम फैक्टर पे। टाइम फैक्टर आपने एक चेंज से दूसरे चेंज तक लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ था, देखें स्टेप नंबर 2 जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। राइट डाउन द डेट ऑफ फर्स्ट कैपिटल चेंज and the number of shares in existence after that capital change and repeat this step until all capital change have been dealt। क्या आपने कब से कब तक करना है? कैपिटल चेंज से कैपिटल चेंज तक। अब इसको समझें, समझिएगा इसको। 1 जनवरी को हमारे पास कितने शेयर्स थे? 9 मिलियन। 1 मई आ गई, हमने 12 लाख शेयर्स जो हैं वो क्या कर दिए? मज़ीद दे दिए। अब मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 10.2। अब मेरे पास 9 मिलियन शेयर्स नहीं है। अब मेरे कंपनी कितने शेयर्स हैं मार्केट में? 10.2 मिलियन। अब मई के महीने में कितने शेयर्स हैं? 10.2। जून में कितने हैं? 10.2। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में 10.2 है। अक्टूबर में गए तो कंपनी ने 1.8 मिलियन शेयर क्या कर दी हैं? मज़ीद इशू कर दी। अब कितने हो गए? 12 मिलियन।
अब मेरे पास शेयर कितने हैं कंपनी के, 12 मिलियन है। तो हमने एक कैपिटल चेंज से दूसरे कैपिटल जो है चेंज वहां तक क्या करना है, पीरियड काउंट करना है। अब देखिए 9 मिलियन शेयर्स कितने महीने रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बिकॉज मई में तो इशू हो गए हैं और यकम में मेरे पास शेयर 9 मिलियन नहीं है, कितने हो गए हैं 10.2। तो कितने महीने रहे हैं, पहले 4 महीने, इसे हम कर देंगे 4/12। अब यकम मई को मेरे पास कितने शेयर थे, 10.2 मिलियन। ये कितना अर्सा रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, इसे हम कर देंगे 5/12। अब कितने शेयर है मेरे पास, 12 मिलियन। कितना अर्सा रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना बनता है 3/12। आप इन सबको जमा कर लें, 12 बनता है, 3×12 यही है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसे, एक्यूमुलेटेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करें टाइम फैक्टर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या जवाब आता है। पहला क्या आएगा, पहला आएगा आपके पास 3 मिलियन। दूसरा बताएं क्या आएगा, 4. अच्छा मुझे खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4250000। और थर्ड बताएं, 4 बनेगा। थर्ड कितना बनेगा, 3 मिलियन। ये अब आपके पास आ गए हैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स टाइम प्रोपोर्शनेट करके, इनको जमा कर लें, क्या बनेगा 10.25 मिलियन। आ गया आंसर। नाउ दिस इज योर वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। इसको जाकर डिवाइड कर दें 10.25 से, क्या ईपीएस आएगी 3.6। क्या ईपीएस आएगी आपकी 3.6 ईपीएस आ रही होगी। जी जनाब, इसको देखें, टेबल को देखें, बताएं कोई समझ आती है या नहीं आती, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। हमने यही टेबल सीखना है और मैं आपको इसी टेबल में एक कॉलम और ऐड करवाऊंगा और आपका डाइल्यूटिव ईपीएस भी हो जाएगा। और वो आसान है, डाइल्यूटिव ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज़्यादा आसान है। आप कहीं मजाक कर रहे हैं, टाइम आएगा मैं साबित भी कर दूंगा। तो मैं आपको एक ही फॉर्मेट पर लेके चलूँगा, बिकॉज जब हम डिस्क्लोजर नोट बना रहे होंगे उसकी वर्किंग सारा कुछ हम इसी फॉर्मेट पर लेके चलते जाएंगे। तो आपने इसी फॉर्मेट पे रहना है। बताएं जी, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं। आगे चलें, क्या नोट करना कर लें। चलें जी, ये सवाल पढ़ें, बताएं सॉल्व होता है आपसे। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000x1। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000x1 गालिब लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का, 35 लाख का। प्रॉफिट कितना उसने आपको गिवन कर दिया है, 35 लाख का उसने आपको क्या गिवन किया है, प्रॉफिट जो है वो गिवन किया है। जीएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹1.5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ₹65,000 ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितना पे किया है, 65,000 पे किया, किसके ऊपर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज, इन प्रेफरेंस शेयर्स को आपने सही तरह से लाइबिलिटी ही ट्रीट किया था और इनका सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने किया है
रेलेवेंट IFRS के मुताबिक GL had 1 million ordinary shares of ₹10 each in issue throughout the year। आपने क्या करनी है, इसकी EPS निकालनी है। अब उसने हमें बता दिया है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं हमने लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट किए थे, और उसने खुद ही कह दिया है कि हमने ठीक ट्रीटमेंट किया है। इसका मतलब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था उसमें से जो भी इनका डिविडेंड जो था वो फाइनेंस कॉस्ट पे लेस किया हुआ है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे लिखी हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कैसे बनाई थी? फाइनेंस कॉस्ट लेस करवाने के बाद क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। और इसने खुद ही कह दिया कि मैंने ट्रीटमेंट क्या किया हुआ है, ठीक किया हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है। तो सिंपल है, आपके पास प्रॉफिट कितना है? 35 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन है। आप डिवाइड करेंगे, ईपीएस कितनी आ जाएगी आपके पास? 3.5 जो है वो क्या बन रही होगी? आपकी ईपीएस जो है वो बन रही होगी। डन। इसको देखिए ज़रा, इसकी भी बेसिक ईपीएस निकालनी है। कहते हैं जी, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 जाजिब लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹3 मिलियन। JL पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ ₹1.5 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किया है? 65,000 का ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स हैं? इररिडीमेबल। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी, और हमने उनको इक्विटी ही किया है और हमने अब निकालना है। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमें चाहिए अर्निंग, वो हमें पता है कैसे होगी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था हमारे पास? 3 मिलियन। और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हम क्या करेंगे? इसमें से लेस करवा देंगे। क्या जवाब आएगा? 3 मिलियन से 65,000 लेस कर रहा है और 3 मिलियन ही मुझे बता रहा है। 2.203500। यार तुम्हें कैलकुलेटर यूज करने आते हैं, अजीब आदमी। 2,935,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 1 मिलियन है। डिवाइड करेंगे, ईपीएस कितनी आ जाएगी? 2.9 जो है वो हमारी क्या बनेगी? ईपीएस बनेगी। एटलीस्ट बंदा कैलकुलेटर सही इस्तेमाल कर लेते। इसको देखें ज़रा, बताएं क्या आंसर होगा। कहते हैं इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1 अकील लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 3.5 मिलियन। AL हैज़ 1 मिलियन। ये रुपीज़ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जहाँ पे आ जाए रुपीज़, ये बात किसकी होती है? शेयर कैपिटल की। ये क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल। 1 मिलियन का शेयर कैपिटल है। 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और शेयर्स भी कौन से हैं? क्यूमुलेटिव हैं, और उसने उसको इक्विटी ही माना है और वो इक्विटी ही बनने थे। दिस वुड एंटाइटल इन्वेस्टर्स टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹1 लाख। और कितना डिविडेंड मिलेगा? 1 लाख अगर डिक्लेयर हो। लेकिन अब ये क्यूमुलेटिव शेयर है, डिक्लेयर हो या ना हो, हमने क्या करना है? इसको अकाउंट फॉर करना है। उसके 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, हमने करना है ईपीएस निकालना है। अब देखें मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था? मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3.5 मिलियन। हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करवाना है। अब प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? क्यूमुलेटिव हैं। अब वो डिक्लेयर हो या ना हो, हमने करना है लेस करवाना ही करवाना है। तो कितना बनता है? डिविडेंड 1 लाख है, तो वो हम लेस करवा देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन है। डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3.4 जो है डैट विल बी द ईपीएस। डन। इसको देखें ज़रा, बताएं, सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हो? पढ़ने दो बाकियों को। क्या आ रहा था जवाब? क्यों माइनस होगा? क्यों होगा? बताओ क्यों होगा माइनस? नॉन क्यूमुलेटिव है तो माइनस नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए, कहते हैं, सही कह रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो?
ज़िंदगी में कभी सच बोलते हैं तो घबराते नहीं होते, कॉन्फिडेंस रहते हैं। झूठ भी बोलें इतना पक्के के गले के यार बंदा सच्चा है, बी लाइक पीटीआई। इन द ईयर एंड 31 दिसंबर 2011 काशिफ लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज़ 3.5 मिलियन। ओके, KL हैज़ रुपीज़ 1 मिलियन। अब जहाँ रुपीज़ लिखा होता है वो हमेशा शेयर कैपिटल है। 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। कौन से हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। अब नॉन क्यूमुलेटिव में डिक्लेयर होगा डिविडेंड, उसी वक्त लेस करवाएंगे, अदरवाइज लेस नहीं करवाएंगे। दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर्स टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 1 लाख इफ डिक्लेयर। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज नॉट डिक्लेयर, हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है। हमारे 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, हमने EPS निकाला है, तो अभी लेस नहीं होगा। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 35 लाख है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 मिलियन है। EPS कितना आ जाएगा? 3.5 जो है मेरा EPS शुमार हो रहा होगा। क्लियर है? इसको ज़रा देखें। अब देखिए सवाल यही है, इसमें मल्टीपल शेयर्स हैं। कहता है जी फ्राइडे लिमिटेड हैड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को है। 1 जनवरी को देयर वर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, 10 रुपये का एक था। ठीक है, आप टेबल पे जाएं, फ़ौरन लिख लें यहाँ पे 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर्स हैं कितने से? 6 मिलियन। और यही किस में आ जाएंगे आपके पास? एक्यूमुलेटेड शेयर्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये एक्यूमुलेटेड शेयर्स में आ जाएंगे। उसके बाद है 1 अप्रैल को कितने शेयर इशू हुए हैं? 1 मिलियन। आप लिख लें जी यहाँ पे न्यू शेयर्स हैं आपके पास, ये कितने हैं? 1 मिलियन। जमा कर लें, कितने बनते हैं? 7 मिलियन। डन हो गया। आगे सवाल चलते हैं। दैट इज़ अर्निंग कितनी है? 27 मिलियन की है। यहाँ पे जाके आप लिख लें अर्निंग कितनी आती है? 27 मिलियन की है। और कुछ नहीं है, EPS निकालनी है, निकाल लेते हैं। अब ये देखें कितने महीने रहे हैं 6 मिलियन शेयर? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3/12। आगे है 7 मिलियन, कितने सारे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने, तो 9/12 कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है? पहले का आ जाएगा 1.5 मिलियन, दूसरे का ये, इसको जमा करें क्या बनता है? 6,750,000 आ गया। इसको डिवाइड कर दें जाके यहाँ पे, क्या EPS आएगी? कितनी आएगी? 4 रुपीज़ पर शेयर जो है वो हमारी क्या बनेगी? EPS बन रही होगी। डन। तो जो भी इशू एट फुल शेयर्स है वो हमारा यहाँ पे उसे वाइंड अप करते हैं। अब हमारे पास अगली कहानी आती है विदाउट कंसिडरेशन, बोनस, शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन की। ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। यू कैन से दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक EPS की सारी डिस्कशन जो है कर लेंगे। फिर मैं कोई आपसे कोई 17-18 सवाल करवाऊँगा जो जस्ट बेसिक EPS के होंगे बिफोर गोइंग इनटू पास्ट पेपर्स। बेसिक EPS के पास्ट पेपर से पहले मैं कोई 16 के करीब क्वेश्चंस करवाऊँगा आपसे, जिसमें हम इसकी थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। देखें आसान है, ये टेबल पे हाथ आपने सेट करना है, इसी में बोनस एडजस्ट होगा, इसी में राइट एडजस्ट करवाऊंगा। ये टेबल की वर्किंग अगर आपको बनाना आ गई ना, और सिर्फ ये टाइम फैक्टर लगाना प्रॉपरली आ गया, आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, तो कल आप लोगों का टेस्ट है, अगर टेस्ट दें SOCI का। कौन सी ड्राइव? मैंने शेयर ही नहीं की अभी तक, याद ही नहीं रहा शेयर करने का ना। उसने मुझे याद कराया मौज़म ने, उससे कहना मुझे याद कराया मैं शेयर कर दूँगा। उसने मुझे याद ही नहीं कराया अभी तक, ये ड्राइव का लिंक शेयर नहीं है अभी तक। मुझे याद नहीं कराया, मुझे मैसेज करते हैं।